अच्छा, तो हम अब बात करते हैं पल्मोनरी एंड स्टोमेटिक सर्किट्स की। ठीक है, अब इसमें हमारे पास, जैसे पहले लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास हार्ट में 2 पंप्स इन वन काम कर रहे हैं, ठीक है? यानी एक राइट साइड है हार्ट की और दूसरी साइड लेफ्ट साइड है, ठीक है? अब जो राइट साइड है ना हार्ट की, जो ब्लड को पंप कर रही है ना, वो है हमारे पास यूनिट डीऑक्सीडेटेड ब्लड हम उसको कह सकते हैं। यानी उसके अंदर ऑक्सीजन का जो कंटेंट है ना, ऑक्सीजन का, वो हमारे पास कम है और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है? अब राइट साइड है ना हार्ट की, तो उसके पास ऑक्सीजन कंटेंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, जो ये ब्लड है ना ये जाएगा पल्मोनरी सर्किट के थ्रू लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से फर्दर उस लंग्स में जाके क्या होगा, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थी ना वो उससे रिलीज़ कर जाएगी और जो ऑक्सीजन का लेवल है ना उसके अंदर वो अपलोड कर देगा जो ऑक्सीजन उसको रिक्वायर है। वो करके उसके बाद वो लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, हार्ट की लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा और उसके बाद वो फर्दर बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई कर दिया जाएगा ब्लड। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मायोकार्डियम एंड अकार्डिक साइकिल। अभी फ़िलहाल मायोकार्डियम की बात करें। अब मायोकार्डियम बेसिकली है क्या? हमारे पास जो हमारा हार्ट की जो वॉल है ना उसकी बेसिकली 3 लेयर्स आती हैं। आउटर लेयर्स को बोलेंगे हम एपिकार्डियम, जो हमारे पास मस्कुलर मिडल लेयर उसको बोलेंगे मायोकार्डियम, जिसको हमने डिस्कस करना है। और मोस्ट जो इनर लेयर है वो उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम फोकस करें मायोकार्डियम के ऊपर। अब मायोकार्डियम जो है इसको हम हार्ट मसल भी कहते हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराती है और ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट मूव कराती है। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई हमारे पास आ रही है ना मायोकार्डियम की, वो 2 आर्टरीज से आ रही है, एक राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है? जो ब्रांच ऑफ करती हैं एओर्टा से और हार्ट को इनसर्कल कर लेती हैं। अब ये जो हमारे पास जो कोरोनरी ब्लड है ना एक लार्जर वेन के अंदर जो है ना ड्रेन करता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, और वो जो है फर्दर डिपॉजिट करेगा ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर। अब यहाँ पे वो बात करें कि हमारे पास जो है ना एक हमें कंसिस्टेंट कांस्टेंट ब्लड सप्लाई जो है ना हार्ट की तरफ उसको मेंटेन करना होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उस टाइम पे हमें कोई बहुत लाइक कह लो कि हमें कांस्टेंट चाहिए, परसिस्टेंट हम लोग को सप्लाई चाहिए, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए हार्ट को। उन्होंने बोला कि अगर रेस्ट में भी हो ना तब भी आपको एक जो है ना जो ब्लड सप्लाई आ रही है इवन मतलब बस जस्ट इनफ होती है कि आपकी जो नीड्स है ना उनको वो सपोर्ट कर सके। यानी इवन आपकी रेस्ट पे भी जो आपकी जो ब्लड सप्लाई जा रही है ना हार्ट को, वो यानी वाया द कोरोनरी आर्टरीज वो क्रिटिकल होती है, क्योंकि रेस्ट में भी हार्ट की जो ना हाई डिमांड होती है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। अब वो बात करें हेल्दी हार्ट में क्या है, वो जस्ट इनफ सप्लाई जो है ना ब्लड रिसीव करता है to complete or to ensure or to cover up his needs for nutrients and the oxygen supply। अब वो पहले हमने बात की कि हमें जैसे उन्होंने जैसे बात की थी कि हेल्दी हार्ट भी जस्ट इनफ सप्लाई दे रहा होता है कि वो बॉडी जो है अपनी नीड्स पूरी कर सके, जो लाइक हार्ट की जो नीड चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स की नीड चाहिए वो उसको पूरा कर सके। अब यह बात हो रही है जब हमारे पास जो कोरोनरी ब्लड फ्लो आ रहा है, ठीक है? अब जब वो डिस्टर्ब फॉर एग्जांपल अगर वो हो जाता है, यानी कोई ब्लॉकेज आ गया कुछ भी, और अगर वो ब्लॉकेज जो है फॉर मोर देन सेवरल मिनट्स रह रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, परमानेंट डैमेज कॉज हो सकता है हमारे हार्ट को। अब ये इंजरी जो है ना रिजल्ट करती है, इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है कार्डिक मसल सेल्स की। इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं और हार्ट अटैक भी कहते हैं। यानी डेथ ऑफ जो है कार्डिक मसल सेल्स, इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, हार्ट अटैक। अब जो है हार्ट सेल्स जो जितने डैमेज हो रहे हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि किस सेवेरिटी का हमारे पास हार्ट अटैक आएगी। यानी जितने जो हमारे पास हार्ट के मसल सेल्स जो है ना वो डैमेज होंगे, यानी कह लो कि जितना आपका डैमेज है ना, लाइक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके जो हार्ट के जो मसल सेल्स है ना कि वो कितने जो हमारे पास डैमेज हो रहे हैं। यानी इनका डिक्रीज़ कह लो कि इनका डैमेज कह लो वो डायरेक्टली रिलेट करे डैमेज के साथ। यानी हार्ट की जो इन्फेक्शन है, जो हमारे पास हार्ट अटैक आया है उसकी सिवियरिटी को डिटरमिन करते हैं मसल सेल का जो डैमेज है वो, ठीक है? अब हमारे पास जो है, अब यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने वही लाइन रिपीट किया कि जैसे हमने पहले बात की, जितने हार्ट के जो मसल सेल्स हैं ना वो डैमेज होंगे वो डिटरमिन करेंगे कि कितना स्वेयर हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अब जाहिर सी बात है जब अगर माइल्ड हार्ट अटैक होगा उसका मतलब क्या है कि कम जो है
स्मॉल पोर्शन ऑफ हार्ट मसल सेल्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। और अगर मेजर हार्ट अटैक है तो ज़ाहिर है कि वो लार्ज नंबर ऑफ हार्ट सेल्स जो हैं उसमें जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे। अब यहाँ पे मैंने बात की है कि जब हमारे पास जब मेजर हार्ट अटैक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो जो है उसके रिजल्ट में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ हार्ट मसल सेल्स जो है डैमेज होंगे। लेकिन मैंने बोला कि जहाँ पर एक्सरसाइज की क्या मतलब रोल प्ले कर रहा है कि जिनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, एक्सरसाइज ट्रेनिंग कराते हैं, वो इवन कि उस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यानी एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो कि एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो नहीं करता, उसके कंपैरिजन में देखें तो इस पर्सन को कम डैमेज होगा इवन मेजर हार्ट अटैक से भी। अच्छा, अब मैंने बात ये की है, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था कि अगर जब मेजर हार्ट अटैक होगा ना तो वो डिमिनिश कर देगा हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को। अभी नेक्स्ट मैंने कुछ डिफरेंस बताए हुए हमारे पास हार्ट मसल जो हैं उसमें और स्केलेटल मसल जो फाइबर्स कह लो उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। अब ये हम फर्दर देखते हैं। अब जो डिफरेंस आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास जो हमारे पास आते हैं ना जो कार्डिक मसल फाइबर्स हैं, और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो वो है स्केलेटल मसल फाइबर। जो हमारे पास कार्डिक मसल फाइबर्स है ना, पहली बात तो ये है कि हमारे पास वो हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। और स्केलेटल मसल फाइबर वो ज़ाहिर है वो मतलब हम वॉलेंट्री होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन, हम अपनी बॉडी में ज़ाहिर मसल स्केलेटल मसल यही है ना कि जो मसल्स है हमारी बॉडी के, ठीक है। तो अब इनको हम वॉलंटरीली मूव कराते हैं, ठीक है ना, ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है, बॉडी हमारे अपने कंट्रोल के अंदर है। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। अब देखें जैसे हार्ट बीट है, कार्डिक मसल्स की बात हो रही है ना, तो बेसिकली इनको काम क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं हार्ट की। तो अब कॉन्ट्रैक्शन हम खुद से तो नहीं करा सकते ना, हम खुद से ना ऐसा है कि हम खुद से वही सोचें कि हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना हार्ट को, और वो ऐसा ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट। अदर डिफरेंस क्या आता है, जो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर्स है ना, इनके पास एक एडवांटेज है, ठीक है। इनके पास होते हैं हमारे पास सेटेलाइट सेल्स, ठीक है। इनके पास होते हैं हमारे पास सेटेलाइट सेल। बेसिकली ये कराते क्या है, इनके पास एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, जबकि हार्ट के जो फाइबर्स हैं ना, अगर तो वो इंजर करेंगे तो उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो रीजनरेट कर सके, सही है। अब जो है फर्दर क्या है, ये इनकी अपीयरेंस में कुछ देख लें तो इसमें ये ब्रांच्ड होते हैं ये, लेकिन जो स्केलेटल मसल फाइबर हैं वो लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। कार्डिक में स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आती है, लेकिन इसमें भी आती है, ठीक है। अब जैसे सेटेलाइट सेल की बात की, स्केलेटल मसल में होते हैं लेकिन कार्डिक में वो नहीं होते, क्योंकि ये रीजनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रखते, सही है। अब इनमें कुछ इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं और इनमें कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आती हैं कि हमारे पास जो हार्ट के मसल फाइबर्स हैं, जो स्केलेटल मसल फाइबर, दोनों को चाहिए सिर्फ कैल्शियम चाहिए ताकि वो हमारे फिलामेंट्स को एक्टिवेट करें, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वाया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिक साइकिल, ठीक है। अब कार्डिक साइकिल बेसिकली क्या है, रिपीटिंग पैटर्न है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। मतलब जो हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करे देन रिलैक्स करे, जो रिपीटिंग पैटर्न है हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने, उसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल, ठीक है। अब इसमें दो फेज हैं बेसिकली, एक सिस्टोल, दूसरा है डायस्टोल। जिस फेज में हमारा आने वाले बात किया कि रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है ना, जो उसका फेज है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन पीरियड है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। अब देखें बात हो रही है जब देखें उन्होंने बोला है जो आर्टीरियल जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो कब हो रही है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी देखें कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उसके अंदर से ब्लड जो है मतलब पंप आउट होगा ना, तो ज़ाहिर है जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तो ब्लड ज़ाहिर है एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट होकर उन्हीं के अंदर जा रहा है ना, तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ब्लड की फिलिंग हो रही होती है, और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ब्लड पंप आउट कर रहा होता है, मूव आउट कर रहा होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है आर्टीरियल जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो होती है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देन फर्दर उसी का उन्होंने जो अपोजिट बता दें कि जाहिर सी बात जब आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन होगी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो अब आर्टीरियल जो रिलैक्सेशन है वो ज़ाहिर है जब अब पहले से कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी उसकी डायस्टोल में, अब इसकी रिलैक्सेशन होगी सिस्टोल में, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब हमें कुछ बात हो रही है कि हमारे पास जो हार्ट के, जैसे हमने पहले कहा था कि टू स्टेप पंपिंग एक्शन है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया जो है एक साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वो ब्लड को जब दायरा जब ब्लड को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो ब्लड इनसे मूव आउट करें, यानी एम्पटाई करें, एम्पटीज करें आर्टीरियल ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल्स।
अब उन्होंने बोला कि इन इन 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड इसकी जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 0.1 सेकेंड से कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया, यानी इससे ब्लड मूव कर रहा था वेंट्रिकल्स के अंदर। उसके बाद आफ्टर 0.1 सेकेंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो डिलीवर कर देंगे ब्लड को इनटू द सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्किट। सही है। अब उन्होंने बोला एट रेस्ट, रेस्ट में यानी कि जब डायस्टोल का पीरियड था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग सिस्टोल, contraction of ventricles during systole eject about 2/3 of the blood out of ventricles। यानी जब वेंट्रिकल में सिस्टोल था यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी तो वो 2/3 जो है ना ब्लड को इजेक्ट कर देता है आउट ऑफ वेंट्रिकल्स, और जो 1/3 ब्लड उसके अंदर रह जाता है ना, वो जब फर्दर ब्लड वेंट्रिकल फिल होते हैं उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल फर्दर फिल होगा उनके अंदर ब्लड ड्यूरिंग द नेक्स्ट डायस्टोल, यानी नेक्स्ट जब वो रिलैक्स कर रहे होंगे नेक्स्ट डायस्टोल में तो फर्दर उन्हें ब्लड फिल होगा। अब उन्होंने कुछ रेंजेस बताई हैं। अ हेल्दी 21-year-old फीमेल माइट हैव एन एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 75 बीट्स पर मिनट। दिस मीन्स दैट द टोटल कार्डिक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड, with 0.5 seconds spent in diastole and remaining 0.3 सेकेंड डेडिकेटेड टू सिस्टोल। यानी टोटल हमारे पास जो एवरेज जो हमारे पास कार्डिक साइकिल चल रहा है वो सिर्फ 0.8 सेकेंड में, इट्स सो अमेजिंग, सिर्फ 0.8 सेकेंड में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसमें 0.5 सेकेंड जो है वो स्पेंड हो रहे हैं इन डायस्टोल एंड रिमेनिंग 0.5 सेकेंड डेडिकेटेड टू सिस्टोल। अब वो फर्दर बात करें, अगर कोई हार्ट रेट जब इंक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम 75 टू 180 बीट्स पर मिनट, यानी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज है, आप जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ कर रहा है, आपकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, आपके हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, लाइक एकदम बहुत ज़्यादा आपकी हार्ट भी जब इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा कि जो स्टे कर रहे थे ना, यानी जो कि जो टाइम था जो स्पेंड हो रहा था सिस्टोल में और डायस्टोल में वो कम हो जाएगा। जैसे पहले 0.8 सेकेंड की हमने बात की कि लास्ट कर 0.8 सेकेंड की साइकिल, तो ये उससे कम में होगा, यानी इससे कम टाइम स्पेंड होगा सिस्टोल में भी और डायस्टोल में भी। जैसे टाइगर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पहले हमने जो बात की थी जब रेस्ट पे था हार्ट 75 बीट्स पर मिनट, ये सिस्टोल का टाइम है, बाकी ये डायस्टोल का टाइम है। अब हैवी एक्सरसाइज है, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर गया 2 to 180 बीट्स पर मिनट, जब सिस्टोल का टाइम पहले 0.3 था उससे 0.2 पे रह गया और डायस्टोल 0.13 सेकेंड। अब यहाँ कुछ प्रेशर चेंजेस की बात हो रही है। उन्होंने बोला जब कार्डिक साइकिल में क्या होगा, जो हार्ट के अंदर जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली कभी राइज कर रहा होता है कभी फॉल कर रहा होता है। अब उन्होंने बोला जब एट्रियाँ हैं जब वो रिलैक्स करें, ठीक है, अब ये रिलैक्स का मतलब क्या, यानी इनका डायस्टोलिक पीरियड चल रहा है, इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर ब्लड फिल हो रहा है। ब्लड जब फिल हो रहा होगा ना तो उस टाइम पे जब ऐसे ऐसे ब्लड इनके अंदर फिल होता जाएगा तो इनका प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा इसके अंदर। ज़ाहिर है आप देखें, यानी अगर हमारे पास कोई भी लाइक ये बॉक्स है, 2 बॉक्स है हमारे पास, अब इसके अंदर बस ये जस्ट 3 पार्टिकल्स हैं और इसके मुकाबले में इसके पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास एक ये होल है, ठीक है, इस पे स्लाइड सा हम कह लो कि हम रबर बैंड का कवर लगा देते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है, कह लो कि वॉल्व है, दोनों के पास वॉल्व है और जब इनके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। अब ये जो है, ठीक है, अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर सिर्फ जस्ट ये पार्टिकल्स हैं, यानी इनमें इतना कोई वो नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि ये इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। आप कह लो कि गैस पार्टिकल्स इनको कह लो। अब इसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं है कि इनमें प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए कि इसे मूव आउट कर जाए। एज़ कम्पेयर टू दिस इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर राइज़ करेगा, प्रेशर राइज़ होगा तो ये वॉल ओपन हो जाएगा और ये मूव आउट कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं, यानी प्रेशर जो है जब आर्टरी जो हमारे पास रिलैक्स थे उसमें ब्लड फील हो रहा था तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि प्रेशर राइज़ करेगा। अब उससे क्या होगा, 70% जो ब्लड उसके अंदर एंटर हुआ था ना एट्रिया के अंदर ड्यूरिंग डायस्टोल वो डायरेक्टली पास कर जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर थ्रू द एवी वॉल्स, यानी इवन इससे पहले कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे इससे पहले ही प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से 70% जो ब्लड इसके अंदर आया था वो एवी वॉल्स के थ्रू मूव कर जाएगा इनटू द वेंट्रिकल्स। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो हमारे पास रिमेनिंग 30% ब्लड था वो मूव करेगा इनटू द वेंट्रिकल्स, सेम एज इट इज़ इन द वेंट्रिकल्स।
जब वेंट्रिकल में जब अभी फीलिंग हो रही है, पहले शुरू में इनके अंदर प्रेशर कम है, जब ज़्यादा हो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इनके अंदर ब्लड ज़्यादा फील होता जाएगा, इनका प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा। जब इतना इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, पहले तो एवी वॉल जो हमारे पास जिनसे ब्लड आता है वो क्लोज़ होंगे, ताकि बैक फ्लो नहीं हो सके ब्लड का, क्योंकि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यानी अगर इनका इतना इंक्रीज़ कर गया प्रेशर कि हमारे पास जो प्रेशर था पल्मोनरी आर्टरी का और अयोर्टा का, वो उससे भी उसके प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएंगे, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा कि इसके वॉल जो हैं ओपन होंगे और हमारे पास जो ब्लड है मूव कर जाएगा पल्मोनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस के अंदर। अब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड बेसिकली क्या है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है, और ग्रेटेस्ट है ये इन द आर्टरीज। अब ब्लड प्रेशर जो हम मेजर करते हैं बेसिकली वो है क्या, वो फोर्स है जो ब्लड जो है एक्सर्ट कर रहा है अगेंस्ट द आर्टीरियल वॉल्स, ठीक है। और डेटरमाइन हम क्या करते हैं, बाय हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड एंड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अब इसको मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू, और इसकी जो नॉर्मल रेंजेस आती हैं वो है 120/80, ठीक है, अडल्ट मेल के अंदर, और अडल्ट फीमेल के अंदर आता है 110/70। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, इज द प्रेशर जनरेटेड एज द ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये होता है 120। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज एंड रिप्रेजेंट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो होता है 80 नॉर्मली इन अडल्ट मेल और 70 इन नॉर्मल इन अडल्ट फीमेल्स। जो प्रेशर डिफरेंस आता है ना सिस्टोलिक में और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। अब हम मीन आर्टीरियल प्रेशर देख कर सकते हैं, डिटरमाइन कैसे करेंगे, हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 0.33 इंटू पल्स प्रेशर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है ना 80 मिलीमीटर मर्करी प्लस 0.33, और जो पल्स प्रेशर था हमने क्या कहा था, जो डिफरेंस आता है हमारे पास सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर, यानी 120 माइनस 80, और फाइनल वैल्यू की 93 मिलीमीटर मर्करी। अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस देखी थी कि हम मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे किस फार्मूला के थ्रू, अभी हमने रेस्ट पे देखी थी, इनको हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज इनको अप्लाई नहीं कर सकते उस टाइम पे मीन आर्टीरियल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए अलग से इक्वेशंस होंगी कि उसमें जो है हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो टाइम पीरियड्स हैं वो डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हैं, उनके अंदर टाइम जो स्पेंड हो रहा था वो कम हो रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो इसमें उसमें हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। अब फर्दर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर को, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। उसमें बेसिकली क्या है, जब ब्लड प्रेशर हमारा जा रहा है ना अबाउ 140/90 मिलीमीटर मर्करी, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब बेसिकली हाइपरटेंशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन है ना, वो बेसिकली उसके मल्टीपल फैक्टर्स जो उसको कॉज करें हाइपरटेंशन को, और 95% जो केसेस हैं ना रिपोर्ट किए गए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के। देन आती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये बेसिकली रिजल्ट करती है ऑफ सम नॉन डिजीज़ प्रोसेस, यानी किसी कोई डिजीज़ किसी पर्सन को हुई, सेकेंडरी उससे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो गई, यानी कि सेकेंडरी होती है टू अनदर डिजीज़, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइपरटेंशन है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, यानी कि वो हाइपरटेंशन क्या करेगी, इंक्रीज़ कर सकती है वर्कलोड ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब वो वर्क लोड इंक्रीज़ करेगी ना लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो उससे क्या होगा, मसल मैस भी उनका इंक्रीज़ कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब ज़ाहिर है जब उसका मैस इंक्रीज़ करा तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी जब मैस उसका इंक्रीज़ करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, तो वो टाइम टाइम टू टाइम क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, और जो हमारे पास फंक्शन था कार्डिक मसल फाइबर्स का, फर्दर उसको भी इंक्रीज़ करती चली जाएगी, यानी वो रीमॉडलिंग कर देगी हार्ट को, और जो कि पैथोलॉजिकल है, और फर्दर रिजल्ट करेगी डिमिनिश्ड पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट एंड कैन मे बी लीड टू हार्ट फेलियर। अब हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसको फर्दर दो फैक्टर्स जो हैं उसको इफेक्ट करते हैं, यानी दो फैक्टर्स बेसिकली हैं जो उनसे डिटरमिन किया जाता है। एक कार्डिक आउटपुट से, कार्डिक आउटपुट बेसिकली क्या है, अमाउंट है ब्लड की जो पंप की जा रही है फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है, यानी जो जो हमारे पास जो ब्लड फ्लो है उसको जो टोटल जो सम ऑफ जो रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। अब हम फर्दर बात करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है ना, जो इंक्रीज़ अगर हम इनमें से किसी एक में भी इंक्रीज़ करेगा ना, कार्डिक आउटपुट में या टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस में, तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को फर्दर जो है इंक्रीज़ कर देगा। अब जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स में, लाइक ब्लड का वॉल्यूम है, जो कार्डिक आउटपुट है, रेजिस्टेंस है, ब्लड की विस्कोसिटी है, इन सब पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हाउ इज़ ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड। अब बेसिकली दो तरह से बात हो रही है, एक एक्यूट की बात हो रही है, एक्यूट टर्म की जो शॉर्ट टर्म की जो रेगुलेशन कर रहे हैं, दूसरा जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कर रहे हैं। अब जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं वाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है वो होती है बाय इज प्राइमरी अ फंक्शन ऑफ किडनीज, यानी किडनीज रेगुलेट करती हैं ब्लड प्रेशर को, और किस तरह करती हैं, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करते हुए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। अब जैसे हमने पहले बात की शॉर्ट टर्म चेंजेस जो है उसको कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब वो किस तरह से कर रहे हैं, अब उन्होंने बोले जो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं बैरो रिसेप्टर्स। ये सेंसिटिव होते हैं चेंजेस इन द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जब इंक्रीज़ करेगा अगर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, तो वो इन रिसेप्टर को ट्रिगर करेगा और ये फर्दर इम्पल्स भेजेंगे कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर में। अब इंक्रीज़ थी ना हमारे पास, हमने पहले बात किया कि इंक्रीज़ हुआ था हार्ट प्रेशर में। अब उस बैरोसेप्टर ने इसको इसको नोटिस किया, वो फर्दर मैसेज लेकर गए सीवीएस तक, यानी इसकी इंक्रीज़ हो गया था प्रेशर, उसका जो मैसेज था उसको इम्पल्स वो लेके गए सीवीएस तक। अब सीवीएस ने क्या किया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करा दिया। उससे क्या होगा, वो लोअर कर देगा कार्डिक आउटपुट को, रिड्यूस करेगा वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। अब इन टर्न ब्लड प्रेशर को वो कम कर देगा। अब अगर सेकंड पॉइंट, पहले ने बात की अगर वो इंक्रीज़ हो रही है, अगर प्रेशर ब्लड का इंक्रीज़ करे तो उस केस में वो क्या करेगा, जो सीवीएस है अगर डिक्रीज़ हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, बैरो रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, कम सिग्नलिंग जाएगी ब्रेन तक। अब इसके रिजल्ट में क्या करेगा सीवीएस, वो इंक्रीज़ कर देगा सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, अब वो रेस करेगा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे ले आएगा। अब कार्डिक आउटपुट बेसिकली हमारे पास क्या है, पहले भी कहा था ब्लड जो पंप हो रहा है इन वन बीट उसको हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। अब इसके अदर डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट है ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। इनमें से किसी को भी हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब यहाँ बात हो रही है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट। अब एक्सरसाइज के दौरान जो हमारे पास क्वांटिटी जो ब्लड की पंप हो रही है हार्ट के थ्रू, अब वो जाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है कि आपको स्केलेटल मसल की ऑक्सीजन डिमांड क्या है। यानी इवन जैसे हमने बात की थी, इवन रेस्ट पे भी हमारे पास जो हार्ट रेट है, जो हार्ट को सप्लाई जा रही है, वो जस्ट इनफ होती है कि वो नीड्स को अकम्प्लिश कर सके। लेकिन बात हो रही है अगर हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ज़ाहिर है, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज परफॉर्म कोई लाइक इंटेंस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी मसल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उसको उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग से उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन जो है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड भी, न्यूट्रिएंट सप्लाई भी उसकी इंक्रीज़ करेगी। सो उसी हिसाब से हमारी जो एक्टिविटी पर्सन परफॉर्म कर रहा है, यानी जो फैक्टर्स हैं ये सब उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसके हार्ट रेट को, ये सब मिलकर उसको रेगुलेट करते हैं। अब जो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं जो हार्ट रेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक ब्रांचेस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इनको फर्दर देखते हैं कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। अब जो हमारे पास हम बात करते हैं पहले पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की, वो जो है जो हार्ट को इनरवेट कर रहे हैं, वो अराइज कर रहे हैं इन द सीवियस सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। इनकी जो न्यूरॉन्स हैं उनसे ओरिजिनेट करें और वो वेगस नर्व का एक पोर्शन भी बना रहे हैं। और जब वो रीच करते हैं हार्ट पे तो वो क्या करते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं एस नोड के साथ और ए बी नोड के साथ, और जब वो स्टिमुलेट करेंगे तो फर्दर रिलीज़ करेंगे स्टाइलकोलिन। अब स्टाइलकोलिन का एक डिप्रेसिंग सा उसका कह लो कि इनहिबिटिंग रिएक्शन होता है, वो क्या करेगा, वो इनमें क्या हाइपरपोलराइजेशन की वजह से इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, उससे क्या होगा, रिडक्शन होगी हार्ट रेट के अंदर। अब एक तरह से ये ब्रेकिंग सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है हार्ट रेट को स्लो करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। बेसिकली हमने क्या कहा, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो इनरवेट करती हैं हार्ट को, वो अराइज कर रही हैं फ्रॉम द न्यूरॉन्स इन द कार्डियोवेस्कुलर सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा, और वो पोर्शन बना रही है वेगस नर्व का। और जब ये रीच करेंगी हार्ट तक तो ये कांटेक्ट करेंगी एस ए नोड के साथ और ए बी नोड के साथ। जब ये कांटेक्ट करेंगी और उसके बाद जब इनको स्टिमुलेट किया जाएगा तो ये रिलीज़ करेंगे इनकी नर्व एंडिंग्स स्टाइलकोलिन, और क्योंकि इसका इनहिबिटिंग एक्शन है तो ये क्या करेगा, इन दोनों की एक्टिविटी को कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। उसके बाद इस तरह से हार्ट रेट डिक्रीज़ होगी, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक ब्रेकिंग सिस्टम के तौर पे काम करेगा टू स्लो द हार्ट रेट। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स की। अब उन्होंने कहा जो सिंपैथेटिक फाइबर है वो रीच कैसे करते हैं हमारे पास हार्ट तक, वो करते हैं थ्रू द कार्डिक एक्सेलरेटर नर्व्स, ठीक है। अब जो है ये दोनों इनर्वेट करेंगे एस नोड को और वेंट्रिकल्स को, और उनकी जो एंडिंग्स है वो रिलीज़ कराएंगे नॉन एपिनेफ्रीन।
तो ये क्या करेगी, यानी कि ये स्टिमुलेशन, जब ये स्टिमुलेट करेगी, स्टिमुलेशन में ये क्या करेगी, ये एक्ट करेगी बीटा रिसेप्टर्स पे, हार्ट के बीटा रिसेप्टर पे जब ये एक्ट करेगी तो ये जो हमारे पास है कह लो कि एक्साइट करेगी, यानी उनकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थी ना हार्ट की उसको इंक्रीज़ करा देगी, उसको इंक्रीज़ कराएगी। ठीक है, अब मैं बोला ये कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको अल्टर कर दे, ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है हार्ट की मेटाबॉलिक रेट पे उसको अल्टर कर दे ताकि वो नॉर्मल जो कार्डियक का फंक्शन है उसको प्रिजर्व किया जा सके। सो अभी तक जो डिफरेंस आ रहा है सिंपैथेटिक में, जैसे हमने पहले अभी बात की, और जैसे हमने इससे पहले पैरासिम्पैथेटिक में बात की, तो पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली वो क्या काम कर रही थी, वो जब हमारे पास वो क्या कर रही थी कि हार्ट रेट को कम कर रही थी, सही है। और जो हमने अभी बात की सिंपैथेटिक में, तो ये एक्साइट कर रही थी, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का इंक्रीज कर रही थी। अब यहाँ बात करेंगे हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक ब्रांचेस है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, एसेंशियल है फॉर द नॉर्मल इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ सीवीएस, इनके नॉर्मल फंक्शन के लिए, इसकी रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की जो है लाइक सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ब्रांचेस हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। अब मैंने बोला एक नॉर्मल बैलेंस हमें रिक्वायर्ड होता है, मिनट रेस्ट बिटवीन द पैरासिम्पैथेटिक टोन एंड सिम्पैथेटिक एक्टिविटी टू द हार्ट, और ये मेंटेन किया जाता है वाया द सीवीएस सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ भी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो है वो जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि जब इंक्रीज़ करेगा वो जो रिसेप्टर्स हैं, बैरो रिसेप्टर्स प्रेशर के से जो सेंसिटिव हैं, वो क्या करेगा, वो उनको स्टिमुलेट करेगा और फर्दर इसको जो इम्पल्स लेके जाएंगे सीवीएस सेंटर के पास, और वो क्या करेगा, वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कराएगा, इंक्रीज़ कराएगा। पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या था कि वो इनहिबिट कर रहा था, यानी कि वो हार्ट रेट को स्लो डाउन कर रहा था, उसकी जो एक्टिविटी थी उसको स्लो डाउन कर था कि वो हार्ट रेट को स्लो कर रहा था, सही है। अच्छा, अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जैसे किस तरह से जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे हार्ट रेट को, यानी अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा अबव नॉर्मल तो वो रिजल्ट कर देगा इन इंक्रीज़ इन हार्ट रेट, और यहीं पे अगर वो लो हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, अब बिलो यानी बिलो द नॉर्मल, अगर वो लो हो रहा है तो वो रिडक्शन कर देगा इन हार्ट रेट। अच्छा, अब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या है, बेसिकली क्या है, वेरिएशन है इन द टाइम बिटवीन द हार्ट बीट्स, इसको हम रेफर करते हैं आर से, ठीक है। इससे हम शो करें आर टाइम इंटरवल, ओके। अब हम इसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं, यूजिंग एन ईसीजी ट्रेसिंग, ठीक है। जो अभी हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोला है कि हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास हम जो ट्रेसिंग करते हैं हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी जो हम देख रहे थे, अगर जब जिस टाइम पर्सन जो है वो रेस्ट पे है या लो लेवल पे है फिजिकल एक्टिविटी के, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो है ना नोटिसेबल जो है ना डिफरेंस आएगा, वेरिएशन आएंगी हार्ट रेट में, ठीक है। ये जो इंटरवल है 2 बीट्स के दरमियान उसमें जो हमारे पास नोटिसेबल जो है ना वेरिएशंस आएंगी, लेकिन जिस टाइम पे वो उसकी इंटेंस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है पर्सन, तो उसमें क्या होगा, उसमें बिल्कुल माइनर सा वेरी करेगा जो वैल्यू है हार्ट रेट की, उसके दरमियान जो नॉर्मल सी वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, उसमें जो सिंपैथेटिक ब्रांच है ना वो टेक ओवर कर रही है ओवर द पैरासिम्पैथेटिक, और वो हार्ट रेट उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि सिंपैथेटिक का काम क्या था, ये एक्साइट कर रही थी, ये इंक्रीज़ करा रही थी हार्ट रेट, जो हमारे मसल उनकी कॉन्ट्रैक्शन करा रही थी, उसकी फोर्स को कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करा रही थी। अच्छा, अब हमारे पास जो है रेगुलेशन हम उसकी देख रहे हैं ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम की। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, अब जो ब्लड पंप हो रहा था ना इन वन बीट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये 3 फैक्टर से बेसिकली इफेक्ट हो रहा है, उससे रेगुलेट करते हैं हम इसको। एक तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सही, यानी जिस टाइम पे जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स में, एट द एंड ऑफ द डायस्टोल जो वॉल्यूम रह जाता है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सेकेंड, एवरेज एयोटिक ब्लड प्रेशर। थर्ड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने पहले कहा था कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको 3 फैक्टर्स जो है उसे हम रेगुलेट करें। एक पहला था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अब इसको हम बोलते हैं प्री लोड भी हम इसको कहते हैं, इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज प्री लोड। अच्छा, अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम को जो है ना इस कुछ इस तरह से इफेक्ट करता है। हमारे पास जो 2 फिजियोलॉजिस्ट थे फ्रैंक एंड स्टर्लिंग, उन्होंने एक जो था डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वो इंक्रीज़ करती है विद द इनलार्जमेंट ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी हमारे पास अगर स्ट्रेच होगा जो वेंट्रिकल्स का वो रिजल्ट करता है फ्रॉम द लेंथनिंग ऑफ द फाइबर्स, ठीक है। अब जो है ना इस टाइम पे वो उनका जो हमारे पास जो था जो उन्होंने बात की थी, अब वो एक लॉ बन चुका है, फ्रैंक एंड स्टर्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट।
The increase in EDV results in the lengthening of the cardiac fibers, which improve the force of contraction in a manner similar to that seen in the skeletal muscle. यानी जब अगर एंडास्टोलिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, लेंथनिंग होगी कार्डिक मसल फाइबर्स की। यानी जब हमारे पास इस तरह से कुछ इफेक्ट है, इंक्रीज अगर करेगी क्या होगा, जब उसने कहा ईडीवी इंक्रीज की तो लेंथ इंक्रीज की फाइबर्स की। अब लेंथ इंक्रीज करेगी तो जाहिर है नंबर ऑफ मायोसिन और जो एक्टिन के जो क्रॉस ब्रिजेस के जो यानी जो इनके क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं वो ज़्यादा होंगे। अब ये ज़्यादा होंगे तो फोर्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। अब कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी राइज कर रही है तो जाहिर सी बात है ब्लड जो पंप करेगा ईच मिनट वो भी इंक्रीज करेगा। यानी कैसे हमने बात की, उन्होंने कहा ईडी भी राइज करेगा, एंडास्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मसल फाइबर की लेंथ इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है जो एक्टिन मायोसिन के जो इंटरेक्शन हो रहे थे वो इंक्रीज करेंगे। अब वो कर रहे हैं तो जाहिर है हमारे पास जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप हो रही है इन ड्यूरिंग ईच बीट वो भी उसकी जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, पहले हम बात करें, जैसे हमने पहले अभी बात की हमारे पास रेगुलेशन में हम देख रहे थे स्ट्रोक वॉल्यूम की। अब हमने पहले पढ़ा था जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट था वो इक्वल था हार्ट रेट क्रॉस स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को हमने पहले देखा कि वो 3 फैक्टर से जो था वो रेगुलेट हो रहा था। अब पहले हमने बात की एंडास्टोलिक वॉल्यूम की। अब हम फर्दर देख रहे हैं कि वो किस तरह से रेगुलेट हो रहा है, उसमें कौन से फैक्टर की रोल प्ले कर रहे हैं।